ये कहानी है मैटियो विडाल नामी एक लॉ स्टूडेंट की, जो बिल्कुल शरीफ है, एक मक्खी भी नहीं मार सकता, मगर जेल के गुंडों ने उसे वहसी दरिंदा बनने पर मजबूर कर दिया। वैसे ये कहानी इजी टू वॉच नहीं है। ये सीरीज आपको हर मोड़ पर चौंकाएगी, बशर्ते हर मिस्ट्री खुलने तक आपको पेशेंस रखना होगा, तभी जाके कुछ समझ आएगा। आज कॉलेज के लड़कों ने ग्रेजुएशन पार्टी रखा है, जहाँ मैटियो विडाल यानी मैट और उसका बड़ा भाई इस्मा भी आए हुए हैं। वैसे देखा जाए तो मैट पढ़ाकू टाइप का बंदा है, उसे पार्टी वगैरह बिल्कुल नहीं पसंद, मगर अपने भाई इस्मा का मन रखने के लिए उसकी जिद पर वो इस पार्टी में आया है। अभी पार्टी का माहौल गर्मा ही रहा था कि उससे पहले ही वो अपने भाई को बोल यहाँ से जाने लगा। इतने में उसे एक लड़की दिखी जो किसी और लड़के के साथ डांस कर रही थी, मगर उसकी नजर मैट पर ही टिकी थी। देखते ही देखते वो उसके करीब आ गई, बात विचार हुआ और फिर दोनों एक साथ डांस करने लगे। उस लड़की का नाम था ईवा। जिस लड़के के साथ ईवा यहाँ आई थी, वो ईवा को मैट के साथ देख परेशान होकर इस्मा को हड़काने लगा कि उसका भाई उसकी दोस्त को परेशान कर रहा है, लेकिन वो दोनों तो फुल मौज में दिख रहे थे। उनको एक साथ देख ह्यूगो की ही सुर्गी पड़ी थी। शायद वो ईवा को पसंद करता था पर बताया नहीं था। इस बात को लेकर बखेड़ा शुरू हो गया। ह्यूगो और इस्मा दोनों के दोस्त आपस में ही भिड़ गए। मैट पीछ बचाव करने आया तो उसकी एक डैनी नामी लड़के से भिड़ंत हो गई। आनन फानन में मैट डैनी को ढकेल दिया, उसका सिर पत्थर से जा टकराया और डैनी की सांसें वही थम गई। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इतना बड़ा कांड हो जाएगा। डैनी के मॉम डैड को इस कदर रोते बिलखते देख उसे दया आ रही थी। वो उनको गले लगाकर बता देना चाहता था कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया और वो उनका दर्द समझता है। खैर, उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा। जज के सामने ईवा और ह्यूगो और बाकियों ने गवाही दी, जिसके तहत जज ने उसे बिना इरादन जान लेने के लिए 4 साल की सजा सुनाई। लेकिन इस पर भी डैनी के डैड खुश नजर नहीं आ रहे थे। जेल में मैट को पहली बार पता चला कि डर किस चिड़िया का नाम है। वहाँ के दबंग कैदी नए कैदियों को डराते धमकाते ताकि आगे चलकर वो उनके सामने खड़े होने की जरूरत न करे। ये सब जिल्लत झेलते हुए उसे हर रोज ख्याल आता कि अगर वो ईवा के चक्कर में न पड़ता और घर चला गया होता तो ये सब कभी न होता। धीरे धीरे करके वो अंदर से मजबूत बनता चला गया। बीच बीच में उसका भाई इस्मा और उसकी वाइफ मारा भी उसकी खोज खबर लेने जेल आते रहते थे। मारा प्रेग्नेंट थी और मैट जल्द ही अंकल बनने वाला है, बताया उसने। एक रोज मैट को जेल से एक दिन की छुट्टी मिली, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उसी दिन एक कार एक्सीडेंट में उसके मॉम डैड चल बसे। शाम को ये गम भुलाने के लिए एक बार में गए, जहाँ पर मैट को एक लड़की मिली। उसका नाम था ओलिविया कोस्टा। वो दोनों देर रात तक एक साथ रहे। दोनों की आपस में खूब जमी और मैट ने अगले दिन ओलिविया से मिलने का वादा भी किया, ये जानते हुए कि कल तक वो जेल में होगा। मगर उसने ओलिविया को जेल वाली बात नहीं बताई। जेल में ओलिविया के बारे में ही सोचता रहा कि वो उसका इंतजार कर रही होगी। उसे यकीन था कि फिर वो ओलिविया से कभी नहीं मिल पाएगा, मगर वो पूरी तरह से गलत साबित हुआ। 2 साल बाद जब वो सजा काट कर बाहर निकला तो उसके भाई इस्मा ने उसे अपने लॉ फर्म में काम दे दिया। एक केस के सिलसिले में उसे एक कंसल्टेंसी फर्म से लोगों को चुनने के लिए भेजा। एक बार फिर ओलिविया उसके सामने थी। 2 साल बीतने के बाद भी वो एक दूसरे को भुला नहीं पाए थे। मैट ने उसे एक बनावटी कहानी सुनाई कि वो उस रोज उसे क्यों मिलने नहीं आ पाया था। फिर इनके लगातार मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। 4 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली और अब एक नई शुरुआत की उम्मीद लेकर वो अपने शहर के नए घर में शिफ्ट होने आए। यानी देखा जाए तो उस घटना को गुजरे हुए 8 साल हो चुके हैं। इन सब के बीच कोई था जो उन पर नजर रख रहा था। लगा कि इनकी लाइफ पटरी पर आ गई, सब कुछ परफेक्ट है। अगले दिन इस्मा रोज की तरह ऑफिस के लिए निकला, लेकिन उसे ब्रेन हैमरेज हो गया। अपनी बीवी मारा और 2 बच्चों को पीछे छोड़ वो जा चुका था। मैट को एहसास हुआ कि लोगों के बुरे कर्म कभी उनका पीछा नहीं छोड़ते, तो ओलिविया को बता दिया कि कॉलेज टाइम में उससे एक एक्सीडेंट हो गया था, जिससे एक लड़के की जान चली गई। इसके लिए ओलिविया उसे छोड़कर जाना चाहे तो जा सकती है, मगर वो उसे नहीं छोड़ी। जेल से बाहर निकलने के 4 साल बाद फाइनली उसे एक खुशखबरी मिली, वो बाप बनने वाला था। दोनों काफी खुश थे। इतने में मैट की नजर डैनी के डैड पर पड़ी। 8 साल पहले का वो मंजर उसके दिमाग पर घूमने लगा। वो तो अपने होने वाले बेटे को लेकर बहुत खुश था, लेकिन डैनी के मॉम डैड का क्या, जिन्हें उसने जिंदगी भर का सदमा दे दिया। और फिर वो मंजर उन्हें याद दिलाते रहने के लिए इतने सालों बाद वापस अपने शहर लौट आया। खैर, अब क्या ही कर सकते हैं। अब से 2 महीने बाद ये एक घर देखने गए। इलाका बिल्कुल शांत तथा घर भी काफी शानदार था, इसलिए इन्हें एक झटके में ये घर पसंद आ गया। यही से कुछ घरों के अंतराल पर मैट की भाभी मारा का भी घर था।
यानी इनके होने वाले बच्चे के लिए भी बढ़िया ही था कि इनका बच्चा अपने कजन के साथ साथ खेलते हुए बड़ा होगा। इन्हीं सब बातों के बीच ओलिविया के पास ऑफिस से कॉल आया। वो एकांत में जाकर उस शख्स से बात करने लगी। तभी सामने वाले 15 नंबर मकान में ह्यूगो और एवा दिखे। अब वो दोनों साथ थे। एक पल को लगा कि उसे ये मकान नहीं खरीदना चाहिए, फिर लगा कि उस घटना को 8 साल बीत चुके और उसने वो जानबूझकर नहीं किया था, तो किसी से क्यों ही भागना। वही ओलिविया को ऑफिस वर्क के सिलसिले में तत्काल बर्लिन जाना था। वैसे मैट चाहता तो नहीं था कि प्रेगनेंसी के हालत में वो बर्लिन जाए, लेकिन उसका जाना जरूरी था तो मना भी नहीं कर सका। डिनर से पहले ओलिविया फटाफट नहाने चली गई। इतने में मैट के फोन पर किसी का मैसेज आया। मैट ने जवाब में लिखा कि वो कल एक्सो में मिलेंगे। अगली सुबह ये एयरपोर्ट पहुंचे। ओलिविया को छोड़ वो एक्सो के लिए रवाना हुआ। जो शख्स उस पर नजर रख रहा था वो उसकी कार का पीछा करने लगा। पता चला कि म्यूजियम में डैनी की मॉम सोनिया उसका इंतजार कर रही थी। दोनों एक दूसरे का हाल पूछे। फिर मैट सोनिया से डैनी बनकर बात करने लगा। इसके बाद सोनिया बैंक के लिए निकल गई तथा मैट ऑफिस मीटिंग अटेंड करने पहुंचा। मीटिंग के दरमियान ही उसके पास ओलिविया ने एक अनजान शख्स की फोटो भेजी। खाली होने के बाद मैट ने ओलिविया को मैसेज किया कि ये शख्स कौन है करके, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। मैट ने तुरंत कॉल मिलाया, उसने कॉल भी रिसीव नहीं किया। अगले पल वो ओलिविया के ऑफिस कॉल मिलाया कि ओलिविया बर्लिन के जिस होटल में रुकी है वहाँ का फोन नंबर चाहिए। ओलिविया के असिस्टेंट ने बताया कि उनके ऑफिस वर्क का कोई भी मीटिंग वो रेडिसन अलेक्जेंडर प्लाट्स नामी होटल में होता है। वही का नंबर उसने मैट को भेजा। होटल की रिसेप्शनिस्ट ने अपने गेस्ट लिस्ट को चेक किया, लेकिन ओलिविया कोस्टा नामी कोई भी गेस्ट उनके यहाँ नहीं रुकी। ये सुनते ही मैट की टेंशन और बढ़ने लगी। ऊपर से कोई अनजान कार उसका पीछा करके अलग ही परेशान करे जा रहा था। इतने में ओलिविया के फोन से एक वीडियो मैसेज आया जिसमें वही फोटो वाला शख्स वीडियो शूट कर रहा था। पहले उसने ओलिविया का सैंडल दिखाया, वही साइड में उसके कपड़े वगैरह भी थे। कुछ देर बाद एक और मैसेज आया जिसमें वो नंगू पंगू सोई हुई थी। उसके पास में वो फोटो वाला शख्स भी था, वो भी बिना कपड़ों के। मैट के मन में चलने लगा कि शायद ओलिविया उसको चीट कर रही है। झट से फोन मिलाया। इस बार कॉल रिसीव हुआ, मगर कॉल पर ओलिविया नहीं थी। कॉल पर जो भी शख्स था उसने बताया कि वो उस शख्स से बात कर रहा है जो उसकी बीवी के सबसे गहरे राज जानता है। फिर कुछ डिमांड किए बिना ही फोन कट कर दिया। मैट कुछ समझ पाता, इतने में उसकी नजर उस कार पर पड़ी। वो तुरंत उसकी तरफ भागा, लेकिन उस कार में बैठा शख्स भागने के बजाय मैट को टक्कर मार दिया। मैट उठने की हालत में नहीं था। देखने से वो टकलू तकरीबन 50-55 का रहा होगा। तुरंत गन निकाला और ट्रिगर दबा दिया, लेकिन गन में गोली नहीं थी। शायद वो मैट को डराना चाहता था। अपना काम करके वो निकल दिया। मेडिकल वगैरह होने बाद पुलिस ने मैट से पूछताछ शुरू की, लेकिन ना ही तो उसे गाड़ी का नंबर याद था और ना ही वो उस आदमी को पहचानता था। पुलिस वालों को कुछ बताना उसके पास्ट लाइफ के करतूतों को उजागर कर सकते थे, इसलिए वो अपना मुंह बंद रखा। साइड में इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव जोई को भी हायर कर चुका था। वैसे डिटेक्टिव जोई उसकी दोस्त जैसी थी, जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सकता था। उसने टकलू का स्केच बनवाकर जोई को दिया। वो टकलू कौन है, उसकी बीवी किस आदमी के साथ है, उसे सब कुछ पता करना था। सब कुछ जांचने परखने के बाद जोई इस नतीजे पर पहुंची कि शायद ओलिविया उसे चीट कर रही है और ये टकलू जरूर कुछ जानता है। इन दिनों ओलिविया के बिहेवियर में कुछ अजीब तो नहीं लगा, जोई ने पूछा। काफी इधर उधर दिमाग दौड़ाने के बाद उसे याद आया कि बर्लिन जाने वाली रात को ओलिविया जब नहाने गई तो बाथरूम का दरवाजा बंद कर ली। हालांकि वो कभी भी दरवाजा बंद नहीं करती। जो भी हो, ओलिविया में गलती है या फिर मैट में, इसे समझने के लिए जोई ने मैट के जेल जाने के बाद का सारा ब्यौरा मांगा। या तो वो सब कुछ सच सच बता दे या फिर जोई यहाँ से चली। वो बिना कुछ जाने बगैर ये काम नहीं करने वाली। फिर क्या था, उसने डैनी के मॉम सोनिया से हर हफ्ते मिलने से लेकर जेल में जो कुछ भी कांड करा सब कुछ उगल दिया। इसीलिए वो पुलिस के सामने चुप था। अगले दिन वो फिर सोनिया से मिला। सोनिया जिस बैंक में मैनेजर थी उसी बैंक में ओलिविया का अकाउंट था। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सोनिया को बताया, और ये भी कि शायद ओलिविया उसे चीट कर रही है। उसे ओलिविया का क्रेडिट कार्ड ट्रैक करने में सोनिया की हेल्प चाहिए। वैसे इसके लिए तो पुलिस वारंट का होना जरूरी है। वो ये काम चोरी छिपे करवाना चाहता है, बताया उसने। शाम को उसे उसकी भाभी मारा ने बुलाया। दरअसल वो अपने कुछ कॉलीग्स के साथ डिनर पर जा रही है। उसके बच्चों की बेबी सिटर के एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए वो देर रात तक नहीं रुक सकती। बच्चों की देखभाल के लिए वो मैट को बुलाई थी। मारा के निकलते ही ओलिविया का कॉल आया। पूरा दिन मीटिंग वगैरह करने के बाद वो अब जाके उसका कॉल देखी। मैट ने तुरंत सवालों की झड़ी लगा दी। तुम किस होटल में रुकी हो? तुम्हारे भेजे गए फोटोज और वीडियोस मिले मुझे। ओलिविया ने बताया कि उसने तो कोई फोटो नहीं भेजा, शायद गलती से चली गई होगी। वैसे वो अलेक्जेंडर प्लाट्स नामी होटल में रुकी है,
मगर मैट ने पहले ही उस होटल में फोन करके पता कर लिया था। वो झूठ क्यों बोल रही है इसको जानने के लिए बोल दिया कि वो कल उससे मिलने बर्लिन के उस अलेक्जेंडर प्लाट्स होटल आ रहा है। ओलिविया ने उसे यहाँ आने से मना कर दिया कि वो फ्राइडे को तो वापस आ ही जाएगी। उसके बेड पर नोटों की गड्डियां पड़ी थी। इतने में वो फोटो वाला शख्स उसके कमरे में आया और बताया कि उसके पार्टनर का फोन आया था, वहाँ सब कुछ सेट है। खैर किस तरह की ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं वो तो वक्त ही बताएगा। बेबी सिटर के जाने के बाद मैट बच्चों के साथ टीवी देखने लगा। तभी बाहर हॉर्न की आवाज आई। वो जोई थी। जोई ने पता कर लिया था कि उसे जिस गाड़ी से टक्कर मारा गया था वो इबाइस साइश नामी बंदे ने किराए पर ली थी। शायद वो टकलू इसी का प्यादा है। कुछ सालों पहले इबाइस वसूली करने के जुर्म में जेल भी जा चुका है। जोई को लग रहा था कि जब मैट जेल में था तो शायद इबाइस साइश के साथ किसी बात को लेकर उससे झगड़ा हुआ हो, जिसका बदला वो अब निकाल रहा है। लेकिन मैट तो किसी इबाइस साइश को नहीं जानता। दुश्मनी तो दूर की बात थी। कुछ हल नहीं निकला। करवट बदलते बदलते रात के 2 बज गए। तभी सोनिया का फोन आया। तो बात ये थी कि उस दिन मैट के एयरपोर्ट छोड़ने के बाद ओलिविया फ्लाइट में बैठने के बजाय एक टैक्सी बुक की थी जिसका किराया $32 उसने कार्ड से पे किया था। यही नहीं, आज सुबह विया लेटाना वाले ब्रांच से उसने 50,000 यूरोज भी निकाले हैं। यानी वो इसी शहर में है और मैट को बेवकूफ बना रही है। 50,000 यूरोज ये तो उन दोनों की सारी सेविंग थी। इतने पैसों का वो क्या करने वाली है। जो भी हो, सोनिया का हस्बैंड हायमी भी सोनिया पर शक करने लगा था। इतनी रात को उसका छिपकर किसी से बात करने की भला और क्या वजह हो सकती है। सुबह होते होते मारा भी लौट आई। इतने में मैट के पास एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसकी आवाज सुनते ही मैट ने पहचान लिया। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा नाम इबाइस साइश है। यानी उसकी पहचान अब मैट से नहीं छुपी। इबाइस फिर भी नहीं डरा और धमकाया कि अभी 30 सेकंड के अंदर कोई उसकी भाभी के घर का दरवाजा खटखटाएगा। अगर उसने अपनी बीवी ओलिविया के बारे में कुछ भी मुंह खोला तो वो जान से जाएगी। अगले ही पल डोर बेल बजा। ये जहाँ खड़े थे वही स्टैचू बन गए। कुछ सेकंड के बाद किसी ने अंदर एक कार्ड फेंका जिस पर लिखा था कि आप जब घर पर हो तो हमें संपर्क करें। ये मैसेज डालकर वो लेडी लौट ही रही थी कि तभी दरवाजा खुला। सामने मैट खड़ा था। दूसरी तरफ हम एक बच्ची को देखते हैं जो कि महज 7 की थी। अपने पेरेंट्स के झगड़े को इग्नोर करने के लिए टेप फुल वॉल्यूम में चालू कर बैग पैक कर रही थी। उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका था। कोर्ट ने फैसला किया था कि उनकी बेटी लोरेना हफ्ते में सिर्फ 2 दिन अपने डैड के पास रहेगी। लोरेना के डैड इस फैसले से खुश नहीं थे। उन्हें कोई बीमारी थी, वो बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे। वो चाहते थे कि उनकी लाडली बेटी हमेशा उनके साथ रहे। मगर लोरेना हफ्ते में 2 दिन रहकर अपने मॉम के घर चली जाती थी। इस बात से परेशान होकर वो गन निकाले। उधर लोरेना अपनी होमवर्क बुक लेने वापस आई। तभी एक गोली चलने की आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा। उसके डैड इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। लोरेना को पता था कि ये सब उसकी मॉम की वजह से हुआ, इसीलिए उसने अपने मॉम के साथ रहने के लिए मना कर दिया। उसकी मॉम भी तो उससे छुटकारा ही चाहती थी। उसकी मॉम और उनके बॉयफ्रेंड ने उसे सिस्टर बल्टियर को सौंप दिया। अब सिस्टर बल्टियर ही 13 साल तक लोरेना के मॉम की जगह लेने वाली थी। लोरेना ने जी तोड़ मेहनत की और अपने डैड के नक्शे कदम पर चलते हुए सबसे कम उम्र की होमिसाइड डिटेक्टिव यानी हत्या के केस की जासूस बनी। ये काम करते हुए अब वो अपने डैड की उम्र की हो चुकी है। एक सुबह वो एक्सरसाइज कर रही होती है, तभी उसके पास उसके चीफ का फोन आया। वो तुरंत तैयार वगैरह होकर घटना स्थल पर पहुंची। वहां मौजूद उसके चीफ ने बताया कि उस लेडी को मरे हुए 6 घंटे से ऊपर हो गए हैं। बॉडी पर मारपीट के निशान भी नहीं है, यानी वो पक्का अपनी मर्जी से नीचे कूदी है। इसका मतलब ये केस है। तो यहाँ होमिसाइड वालों का क्या काम? पता चला यहाँ की डायरेक्टर बॉल्टियर ने जज से सिफारिश करके लोरेना को इस केस पर रखने के लिए काफी रिक्वेस्ट की। दरअसल वो नहीं चाहती थी कि ये बात न्यूज वगैरह में फैले। सिस्टर बाल्टियर ने लोरेना की 13 साल तक देखभाल की, इसलिए वो इस बोर्डिंग स्कूल के लिए इतना तो कर ही सकती हैं। जिस सिस्टर ने खिड़की से कूद कर जान दी उनका नाम था सिस्टर मारिया। आज सुबह जब वो अपने रूम से बाहर नहीं निकली तो उनकी खोज खबर लेने बॉल्टियर गई। तब जाके सब कुछ पता चला। कमरे की जांच पड़ताल शुरू हुई तो सिस्टर मारिया के बेड पर एक लड़की की फोटो मिली जिसके पीछे लिखा था कि मुझको माफ कर देना। सिस्टर बाल्टियर इस फोटो वाली लड़की को नहीं पहचान रही थी। उनका कहना था कि सिस्टर मारिया बहुत ही धार्मिक स्वभाव की नेक दिल औरत थी, लेकिन पता नहीं क्या मसला हुआ कि उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। लोरेना ने मारिया की पिछली जिंदगी के बारे में पूछा। जहाँ तक सिस्टर बाल्टियर को पता था, सिस्टर मारिया 15 साल तक सेंटा फेडेरिका कॉन्वेंट में थी जो जिरोना में है। जिरोना बोले तो स्पेन की एक सिटी है। पढ़ाने के अलावा कॉन्वेंट का सारा सामान सिस्टर मारिया ही मंगवाती थी। इस घटना के होने से पहले किसी को कुछ अजीब चीजें भी होती हुई नहीं दिखी, मगर वहाँ कॉन्वेंट की एक लड़की थी क्लॉडिया। उसके मन में कुछ तो चल रहा था। दूसरी तरफ हम एक अनजान लेडी को देखते हैं जो शायद कुछ कांड करके पुलिस से छिप रही होती है। उसकी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा होता।
साइकेट्रिस्ट को उसने बताया कि पास्ट में उसने अपने करीबी लोगों को तकलीफ दी है, शायद इसीलिए उसे ये घटिया जिंदगी मिली है। इधर सिस्टर मारिया की नोटबुक और उस फोटो की हेड राइटिंग मैच कर गई थी। यानी एक कहानी ये भी बनती है कि सिस्टर मारिया ने उस फोटो वाली लड़की को धोखा दिया, फिर सॉरी लिखकर माफी मांगी और कूद गई। वैसे फोटो वाली इंक काफी पुरानी है, तो इस कहानी का तो कोई तुक नहीं बनता। अब तक क्रेस्पो सिस्टर मारिया के बारे में जानने के लिए काफी रिसर्च कर चुका था। पूरे स्पेन में उसे मारिया लुहान कैल्वोस नाम की 3 लेडी मिली, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इनमें से कोई भी सिस्टर मारिया नहीं थी। यानी उस नन के पास नकली डॉक्यूमेंट्स थे और वो सिस्टर मारिया के नाम से नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाकर यहाँ रह रही थी। इस सिलसिले में क्रेस्पो ने डायरेक्टर बाल्टियर से बात की तो उन्होंने बताया कि सिस्टर मारिया उनके कन्वेंट में आने से पहले 15 साल तक जिरोना के सेंटा फेडेरिका कॉन्वेंट में टीचर थी। शायद वहां संपर्क करने पर कुछ पता चला कि वो कन्वेंट बहुत पहले किसी दुर्घटना में पूरी तरह से जल गया था। बाद में उसे जिरोना काउंसिल ने खरीद लिया। क्रेस्पो ने वहां भी संपर्क किया, लेकिन आग की वजह से वहां के सारे डॉक्यूमेंट्स जल चुके थे। तो आखिर कौन है ये नन जो नकली पहचान लेकर डायरेक्टर बाल्टियर के कॉन्वेंट में रह रही थी? ये मामला और पेचीदा होता जा रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उसने ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाए थे, मगर नन तो ब्रह्मचारी होती है। ये किस टाइप की नन थी? इतना ही नहीं, जिस रात ये मरी उसके ठीक 2-3 घंटे पहले इसने किसी के साथ अपनी मर्जी से उसके हाथों में लगे लुब्रिकेंट इस बात के सबूत थे। फिर 2 घंटे बाद खिड़की से कूद गई। उसके शरीर पर एक भी खरोच नहीं मिला। इससे तो यही पता चलता है कि शायद वो अपनी मर्जी से खिड़की से कूदी होगी। उसके पेट पर एक रोमन राजा हैनिबल के नाम का टैटू भी था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये अनजान औरत कौन है। रात को हम उस लड़की क्लॉडिया को देखते हैं जो कि घटना वाली एरिया में जाकर ताक झाक कर रही थी। तभी उसे सिस्टर बाल्टियर ने देख लिया। सुबह उससे पूछताछ की गई। उस रात कॉन्वेंट के रूल के हिसाब से क्लॉडिया को अपने रूम में अपने बेड पर होना चाहिए था, लेकिन वो चुपके से सहेलियों के साथ ब्रेसलेट गेम खेल रही थी। गेम के रूल के हिसाब से उन्हें एक बैंड चुनना होता है। बैंड के कलर के हिसाब से उन्हें टास्क मिलता है जिसे उन्हें पूरा करना पड़ता है। उस रात उसे ऐसा टास्क मिला जिसकी वजह से वो अब तक चुप थी। अगर मुंह खोलती तो उसका भी भेद खुल जाता कि वो किस तरह की वाहियात गेम खेलते हैं। क्लॉडिया की माने तो कन्वेंट में कभी ना कभी सबने ये ब्रेसलेट गेम खेला ही है। उस रात उसे जो भी टास्क मिला था उसको पूरा करके चुपके से अपने कमरे की तरफ जा रही थी। तभी किसी के आने की फुटस्टेप सुनाई दी, जिसे सुनकर वो छिप गई, क्योंकि इतनी रात को पकड़ी जाती तो जवाब देना पड़ता। तभी उसे एक औरत दिखी। लोरेना ने उसे फोटो दिखाते हुए पूछा, क्या वो यही औरत थी? क्लॉडिया ने उसे पीछे से देखा था, इसीलिए चेहरा पहचान नहीं पाई। दूसरी तरफ हम उस अनजान लेडी को देखते हैं जो पुलिस से छिप रही थी। अपने साइकेट्रिस्ट से सेशन लेने के बाद वो किसी से मिलने जू पहुंची। वहां पर किसी और शख्स ने उसे पहचान लिया और उसका पीछा करने लगा। वो अनजान औरत तुरंत भाग कर छिप गई, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो आदमी उसे जानता है। वो सन 2003 में मार्बेला की न्यू ईयर की पार्टी में मिले थे और साथ में खूब मजे किए थे, बताया उसने। तुम वही एमा हो, मैं तुम्हें जानता हूँ। ये लेडी उसकी एक नहीं सुनी और वहाँ से भाग निकली। इधर लोरेना के चीफ लंदन वर्मा के ऊपर जज दबाव बनाने लगे थे कि वो सिस्टर मारिया की पहचान करना छोड़ सिर्फ इस बात पर फोकस करे कि वो कैसे मरी। आखिर सिस्टर मारिया की रियल आइडेंटिटी को सामने लाने से जज को क्यों तकलीफ हो रही है? जरूर कुछ दाल में काला है। ये लोग एक बार फिर सिस्टर मारिया की रूम की तलाशी लिए। पता नहीं कैसे ये पिछली बार टॉयलेट चेक करना भूल गए थे। उसके अंदर से एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर लिपस्टिक तथा कुछ लिखा हुआ था। तभी डिटेक्टिव की नजर तकिए के खोल पर पड़ा जो चादर से मैच नहीं कर रहा था। ढूंढने पर पता चला यह चादर के 3 सेट थे, जिसमें से एक तकिए का खोल कम था। लोरेना ने तुरंत डॉक्टर को फोन मिलाया। उसे शक था कि मारिया का मर्डर हुआ है। उसने डॉक्टर को मारिया का सिर रिकॉन्स्टिट्यूट करने का ऑर्डर दिया। विक्टिम के रूम के तकियों के कवर कॉटन के है। अगर उसके गले या मुंह से फाइबर्स मिला तो कंफर्म हो जाएगा कि ये नहीं मर्डर है। दूसरी तरफ हम स्पेशल क्राइम यूनिट के 2 डिटेक्टिव्स को देखते हैं। वो भी इसी केस पर काम कर रहे थे। एक मामूली नन के केस की तार किस किस से जुड़ी है जिसके लिए इतना बखेड़ा हो रहा है। इधर लोरेना सिस्टर बाल्टियर के पास पहुंची। बाल्टियर को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो औरत 10 साल तक यहाँ सिस्टर मारिया बनकर रही और उन्हें कुछ शक भी नहीं हुआ। लोरेना ने उन्हें सिस्टर मारिया के मोबाइल की कॉल रिकॉर्ड दी जो सिस्टर मारिया के रूम में 15 दिनों के अंदर कॉल्स आए या किए गए थे। सिस्टर बाल्टियर को इन नंबर्स को फिल्टर करके उन नंबर्स को निकालना था जिनका बोर्डिंग से कोई लेना देना ना हो या फिर नया हो। यहाँ से वो फोरेंसिक लैब पहुंची। सिस्टर मारिया के टॉयलेट से जो कागज का टुकड़ा मिला था उस पर एक नंबर लिखा था। नंबर के जरिए इन्हें उस आदमी का पता चल गया। उसका नाम था एंटोनियो। एक रोज एंटोनियो एक बार में उस अनजान औरत से मिला
जो पुलिस और लोगों से छिपती फिरती थी। इससे पहले भी ये दोनों काफी बार मिल चुके थे, पर जेंट टाइम में एंटोनियो को पुलिस वाले दबोच लिए। एंटोनियो ने बताया कि वो उस औरत को पसंदी तौर पर नहीं जानता। अचानक वो उसे बार में मिली थी। ड्रिंक लेने के बाद वो होटल गए, इंटीमेट हुए, फिर वो चली गई। उसने अपना नाम भी नहीं बताया। वो तो जाने से पहले एंटोनियो ही उसे अपना नंबर देते गया ताकि वो दोनों दोबारा मिल सके। लेकिन किसे पता था कि उसका मर्डर हो जाएगा। इतने में डॉक्टर का कॉल आया। पता चला कि सिस्टर मारिया के मरने से पहले उसका मुंह कॉटन के किसी सॉफ्ट कपड़े से बंद किया गया था। सांस लेने में उसे दिक्कत हुई थी। मुंह से फाइबर्स के अंश भी मिले, जिससे ये मानना गलत नहीं होगा कि उसका मर्डर हुआ था। जिस होटल में एंटोनियो और मारिया मिले थे, वहां आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर पता चला कि एंटोनियो उसे छोड़कर वापस चला गया था। उसके जाते ही एक आदमी सिस्टर मारिया का पीछा करने लगा। यानी एंटोनियो खूनी नहीं है, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। वही सिस्टर मारिया देर रात को कॉन्वेंट पहुंची। उनके आने की आहट सुन क्लॉडिया छिप गई। मारिया रूम पहुंचकर एंटोनियो के दिए हुए नंबर से लिपस्टिक पोंछ टॉयलेट में फेंक दी। इन सब के बीच वो शायद दरवाजा बंद करना भूल गई। एकाएक उसके बेड पर एक लड़की की तस्वीर मिली, जिसके पीछे लिखा था कि मुझे माफ कर देना। अगले पल एक नकाबपोश उसे दबोच लिया। गन पॉइंट पे लेकर उससे किसी लड़की का पता पूछने लगा, लेकिन मारिया को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किसके बारे में पूछ रहा है। जब वो कुछ बताने को तैयार नहीं हुई तो वो नकाबपोश तकिए से उसका गला घोंटने लगा। तब जाके वो मुंह खोलने को तैयार हुई। अब तक उसने जो भी कांड करे वो सब उसके दिमाग में नाचने लगे। सही पता की जगह लिखी कि भाड़ में जा भूतिए, और मौका मिलते ही बालकनी से मुस्कुराते हुए नीचे कूद गई। अब तक आप लोग समझ ही चुके होंगे कि वो अनजान औरत कोई और नहीं बल्कि सिस्टर मारिया थी। इधर पर्जेंट टाइम में ये लोग कॉन्वेंट के बाहर के सीसीटीवी फुटेज चेक करने में लगे थे। तभी वो नकाबपोश जो मारिया का पीछा करते हुए दिखा था, रात के तकरीबन 2 बजे वही आदमी कॉन्वेंट से बाहर निकलते हुए नजर आया। अगले पल गब्ज उतारा, फिर एक कार पर हाथ रखकर उल्टी करने लगा। मतलब साफ था कि उसी ने मारिया को मारा होगा। उस कार का पता लगाकर अगली सुबह ये उसको जब्त कर लिए। फिर फोरेंसिक वालों का काम शुरू हुआ। इतने में सिस्टर बाल्टियर भी उस नंबर वाले लिस्ट को चेक कर चुकी थी। उन सभी नंबरों में उन्हें एक ऐसा नंबर मिला जिसका ना ही तो बोर्डिंग स्कूल और ना ही सिस्टर मारिया से कोई कनेक्शन था। सिस्टर मारिया के मरने से 2 दिन पहले दिन के 3 बजे उस नंबर पर 6 मिनट तक बात हुई है, बताया उन्होंने। नंबर की पहचान तथा डिटेल्स निकलवाकर लोरेना इस नंबर वाले के घर की ओर रवाना हुई। टीओ भी शहर में प्रवेश कर चुके थे और कुछ देर में मोर्चुअरी पहुंचे। अपना बेंच दिखाए और बताए कि वो स्पेशल क्राइम यूनिट से हैं। उनके पास सिस्टर मारिया की जांच करने की फुल परमिशन थी। डॉक्टर को बाहर निकाल वो मारिया का पूरा सामान छान मारे, मगर उनको वो टेप नहीं मिला जिसकी तलाश में वो यहाँ आए थे। तुरंत ही ये लाश को अपने कब्जे में लेकर उठा ले गए। ये है कर्नल प्रीटो, जिनसे मिलकर ये इस बात की पुष्टि किए कि उन्हें टेप नहीं मिला। कर्नल प्रीटो भी प्रेशर में थी। एक मंत्री उस टेप भी नहीं चाहती। इधर लोरेना अभी रास्ते में ही थी। तब तक फोरेंसिक वालों ने गाड़ी पर से फिंगरप्रिंट निकाल दिया था। अगले पल वो शख्स के घर पहुंची, वही कार में कि एक लेडी 30 सेकंड के अंदर उसका दरवाजा खटखटाएगी। अगर उसने गलती से भी उसे ओलिविया के बारे में कुछ भी बताया तो ओलिविया नहीं बचेगी। पूछताछ शुरू हुआ। डिटेक्टिव ने उन्हें पहचान करने के लिए सिस्टर मारिया की तस्वीर दिखाई। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। इस कन्वेंट में उसे लोग सिस्टर मारिया के नाम से जानते थे, पर असल में उसका नाम एमा डोरैन था। अमीरों की रातें रंगीन बनाना उसका पेशा था। वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। बोगोटा में उसका घर था, जहाँ पर वो अपनी माँ के साथ रहती थी। एक रोज एनिबेल लेडेस्मा नामी एक आदमी ने उसे स्पेन में नौकरी देने का झांसा दिया और बहकाकर उसे स्पेन के एक क्लब एल परेसो स्टार में ले आया। महीनों तक वो एल परेसो स्टार में उसके क्लाइंट्स के लिए नाचती रही और खुद को बेचती रही, जो मार्बेला का सबसे बदनाम क्लब था। वहाँ वो किमी से मिली, यहाँ की सबसे पुरानी बंदी जो यहाँ सबसे ज्यादा वक्त से टिकी थी। उसने एमा को काम सिखाया। इस दरमियान दोनों में खास दोस्ती हो गई। साथ में एनिबेल भी उसको पसंद करने लगा। कुछ ही दिनों में इनका प्यार इतना गहरा हो गया कि एमा ने अपने पेट पर एनिबेल का नाम गुदवा लिया, और इस तरह 5 साल वो उसके प्यार में पड़ी रही। एक रोज हेरोइन बेचने की वजह से एनिबेल पकड़ा गया। उसे 6 महीने की जेल हुई। तब एमा ने ही एल परेजो को भी संभाला। जब एनिबेल बाहर निकला तो उसे लगा अब उसे वो सब मिलेगा जिसकी वो हकदार थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी हैवानियत देख एमा का वहम टूट गया। वो लड़कियों के बचाव में आगे आई तो एनिबेल एक गाड़ी के पीछे भाग रहा था। लोरेना ने झट से पूछा कि उससे आपको क्या तकलीफ है। फिर क्या था, उसने 8 साल पहले वाली वो घटना बताया कि वो खूनी है। उसने जानबूझकर उसके दोस्त की हत्या की, लेकिन जज ने माना कि हत्या अनजाने में हुई है, इसलिए उसे सिर्फ 4 साल की सजा हुई।
वो बहुत खतरनाक आदमी है, इसीलिए ह्यूगो लोरेना को सतर्क करने आया था। इसके बाद लोरेना मारा की बेबी सिटर कार्ला से मिली। उस सैटरडे वाले दिन ओलिविया और मैट बच्चों से मिलने आए थे। कार्ला को एग्जाम की तैयारी करनी थी, तो वो मैट से रिक्वेस्ट करके 4 घंटे के लिए घर चली गई और बोलती गई कि ये बात वो मारा को न बताए, वरना वो कोई और बेबी सिटर रख लेगी। यानी उस दिन घर पर मैट और ओलिविया ही थे। मैट के कॉल रिकॉर्ड चेक करवा कर ये सोनिया के घर पहुंचे कि उनके बीच क्या बातें होती है, वो दोनों क्यों मिलते हैं। दरअसल उनके बेटे डैनी के मरने के बाद मैट के रिक्वेस्ट पर ये उससे मिलने जेल गए। मैट अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था, उसने ये जानबूझकर नहीं किया। रो रो कर माफी मांगने लगा। सोनिया थोड़ा भावुक टाइप की थी, उसने मैट को माफ कर दिया, मगर उसके पति हायमी इस जन्म में तो क्या किसी भी जन्म में किसी भी कीमत पर उसे माफ नहीं करने वाले थे। जेल से बाहर निकलने के बाद वो हर हफ्ते सोनिया से उनका बेटा बनकर मिलता था। सोनिया के लिए ये एक थेरेपी जैसा था। तभी हायमी बोल पड़े कि वो माफी के लायक नहीं है। जेल में भी उसके ब्लॉक में रहने वाले एक कैदी की बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई थी। उस मरने वाले कैदी का नाम था मैनुअल रोमेरो। वो मैट के रूम के ठीक नीचे गिरकर मरा था। सबने माना कि वो एक एक्सीडेंट था, मगर जेल के कैदी इसे कुछ और ही मानते थे। अगर मैट के बारे में जानना है तो जेल के उन कैदियों से पता करो जो उसके ब्लॉक में रहते थे। पहले ह्यूगो, फिर कार्ला, और अब हायमी के बयान से तो यही लग रहा था कि मैट जितना इनोसेंट दिखता है वैसा है नहीं। भागकर वो जेल पहुंची उस कैदी से मिलने जो मैट का रूम पार्टनर हुआ करता था। उसका नाम था रोबर्टो अरांडा। सबने माना कि रोमेरो गिरकर मरा था, लेकिन असली सच्चाई क्या है वही जानने के लिए लोरेना रोबर्टो से मिलने आई थी। रोबर्टो ने बताया कि जब मैट पहले दिन जेल में आया तो एक मक्खी भी नहीं मार सकता था, तो वही रोमेरो को ऐसे नए शरीफ बंदों को परेशान करने में मजा आता था। एक रोज तो हद ही हो गई, तो वो उन पर टूट पड़ा। इतना मारा कि उन सब की हेकड़ी निकल गई। रोमेरो ने धमकी तक दे दिया कि जल्द ही उसका गेम बजा देगा। 1-2 दिन बाद ही रोमेरो ऊपर से गिरकर मर गया। देखने से लग रहा था कि मैट ने ही उसे धक्का दिया होगा, लेकिन सबूतों के अभाव में इसे एक एक्सीडेंट माना गया। उस दिन के बाद से मैट की तरफ किसी ने भी आंख उठाने की जुर्रत नहीं की। लोरेना सिस्टर मारिया की फोटो दिखाकर उससे पूछी कि इस लेडी से मैट का कोई कनेक्शन है। वैसे उसे कुछ खास उम्मीद तो नहीं थी कि ये मारिया, क्योंकि जब वो जेल में ठुमक ठुमक के अपने बॉयफ्रेंड एनिबल लेडेस्मा से मिलने आती थी तो उसे देखने वाले कैदियों की लाइन लग जाती थी। जेल में पूरा माहौल गर्मा जाता था तथा सिटिया थमने का नाम ही नहीं लेती थी। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा कोई कैदी शायद ही होगा जो मारिया को न जानता हो। लोरेना उसके टैटू का मतलब समझ चुकी थी कि वो रोमन राजा हैनिबल का नाम नहीं, बल्कि उसके बॉयफ्रेंड एनिबल के नाम का टैटू था। जेल के उसी टाइम पीरियड में मैट भी एनिबल लेडेस्मा के साथ जेल में था, तो वो आज सुबह उससे झूठ क्यों बोला कि वो मारिया को नहीं जानता। खैर जो भी हो, इतना तो तय था कि मैट को समझना आसान नहीं था। शाम को हम प्राइवेट डिटेक्टिव जोई को देखते हैं, जो ओलिविया को ढूंढने के काफी करीब पहुंच चुकी थी। वैसे उस रोज ओलिविया से फोन पर बात करने के बाद से उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, जिसके बाद से ही मैट ने जोई से संपर्क किया। कहने का मतलब यही है कि अगर ओलिविया का फोन ऑन होता तो जोई उसे ट्रैक कर लेती। उस दिन ओलिविया $32 किराया देकर जहां तक जा सकती है वहां तक के सारे होटल उसने मार्क कर लिए थे। वीडियो मैसेज में साफ दिख रहा था कि 22 रूम नंबर 2507 में रुका है। इन सारे होटल्स में सिर्फ 8 होटल्स में ही 2507 नंबर्स का कमरा था। जोई पहले ही उन होटल्स में फोन करके पता कर चुकी थी, लेकिन 22 के नाम से उन होटल्स में कमरा बुक ही नहीं था। जोई ने ओलिविया का लैपटॉप खंगाला तो पता चला कि कुछ दिन पहले गूगल पर रोड्रिगो गलार्डो नाम सर्च किया गया था। दोबारा उसका नाम सर्च करते ही गायब ही था। आखिर इस टकलू रिटायर्ड पुलिस वाले के साथ ओलिविया का क्या कनेक्शन हो सकता है? मैट का तो माथा फिर गया। फिर उस रात की बात याद आई तो बाथरूम का शीशा खोलने लगा। शीशे के पीछे एक गन था। शायद इसे ही छिपाने के लिए ही ओलिविया उस रात बाथरूम लॉक की थी। पर उसकी शरीफ बीवी ये सब कर क्यों रही है? खैर जोई फिर से उन 8 होटलों में राउंड मारने निकल पड़ी। दूसरी तरफ हम हायमी को देखते हैं, जो इतने सालों बाद फिर से अपने बेटे के कातिल के बारे में सुनकर अपने बेटे के वियोग में रोने जैसा मन बनाए बैठे थे। तभी किसी का कॉल आया और वो शूट बूट पहनकर निकल लिए। इधर स्पेशल क्राइम यूनिट के डिटेक्टिव टीओ अगिलार डायरेक्टर बाल्टियर से मिले। उनके पास सर्च वारंट तो था ही, साथ में एमा डोरैन मजाज का बैप्टिज्म सर्टिफिकेट भी था। में कृत्य है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को चर्च की सदस्यता प्रदान की जाती है। मतलब बैप्टिज्म सर्टिफिकेट पर एमा का ओरिजिनल ही नाम था, लेकिन ये नाम बाल्टियर ने गुप्त रखा और एमा यहाँ सिस्टर मारिया के नाम से प्रचलित हो गई। ये बात डिटेक्टिव टीओ से छिपा नहीं था। अगर इतना पर भी बाल्टियर उसकी मदद करने के लिए राजी नहीं है तो टीओ ये भी जानता था कि वो कोलंबिया में किस तरह का काम किया करती थी। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जब एमा बाल्टियर के पास मदद के लिए आई थी।
एमा की मॉम और बल्थियर जिगरी दोस्त हुआ करती थी। बल्थियर के ऊपर एमा के मॉम का एहसान था, ऊपर से उसको जान का खतरा था, इसलिए वो उसे मना नहीं कर सकी। बल्थियर सच में सख्ती में आ चुकी थी कि ये डिटेक्टिव तो उनका पूरा भांडा फोड़ देगा, इसलिए वो उनकी हर प्रकार से सहयोग करने के लिए मान गई। टियो ने बताया कि एमा के पास एक टेप था जिसके चलते उसकी जान गई। यही नहीं, वो खूनी तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसके हाथ वो टेप लग न जाए। यहाँ और लोगों की जान भी जा सकती है, इसलिए एमा ने वो टेप कहाँ रखे है, अगर बल्थियर बता दे तो वो इस केस को जल्द से जल्द रफा दफा कर सकेंगे। वैसे बल्थियर को किसी टेप के बारे में तो नहीं पता था, मगर एमा ने उन्हें एक लॉकर की चाबी जरूर दी थी। साथ में बताई कि ये उसका लाइफ इंश्योरेंस है, अगर जान पर बनाए उस वक्त ये उसके काम आएगा। इधर लोरेना और क्रेस्पो शक के आधार पर कार से मिले उस खूनी के फिंगरप्रिंट को मैट के फिंगरप्रिंट से मैच किए तो मैच नहीं हुआ, यानी उस रात वो नकाबपोश मैट नहीं कोई और था। इतने में ब्रिटिश पुलिस की तरफ से एक फैक्स आया, उस कार वाले फिंगरप्रिंट से एक स्पेनिश पुलिस ऑफिसर का फिंगरप्रिंट मैच कर गया था। यही टकलू जिसने मैट को धमकाया था उस रात एम्मा का पीछा कर रहा था, पक्का उसी ने एम्मा को मारा है। तभी इन्हें एक घटना की सूचना मिली, पता चला कि इस टकलू को किसी ने टपका दिया था। इधर जोई को उन 8 होटल्स के यहाँ पता करने पर एक होटल मिल गया जिसके अंदर रोड्रिगो गलार्डो यानी उस टकलू के नाम से कमरा बुक था। ये तुरंत वहां पहुंच गए। मैट इसे अपने तरीके से सुलझाना चाहता था, इसलिए वहां अकेले जाने का फैसला किया। जोई उसके मोबाइल पर फोन लगाकर सब कुछ सुनने लगी ताकि कुछ गड़बड़ हो तो मदद कर सके। रूम नंबर 2507 पहुंच के मैट ने दरवाजा खटखटाया और वार्निंग दिया कि अगर वो दरवाजा नहीं खोलता तो पुलिस को बुलाएगा। पुलिस के डर से इबाइस साइश ने दरवाजा खोल दिया। तभी मैट के चीखने की आवाज आई। जोई भागकर तुरंत वहां पहुंची। दरवाजा अंदर से लॉक था। होटल के ही एक स्टाफ को गन पॉइंट पर लेकर उसके कार्ड से रूम खोली। अंदर से कोई लड़की चिल्ला रही थी। पता चला कि वो ओलिविया थी। मैट और इबाइस साइश दोनों रूम से गायब हो चुके थे। आखिर कहाँ गए वो दोनों? उस टेप के अंदर क्या है जिसके चलते मारिया की जान गई? कौन है वो मिनिस्टर जो टेप के लिए कर्नल प्रीटो पर दबाव बना रहा है? आखिर किसने उस टकलू को मारा? क्या लोरेना एम्मा के असली कातिल तक पहुंच पाएगी? ओलिविया किस तरह का खेल खेल रही है? जानने के लिए देखते रहिए